नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास को जानने की जब भी बात होती है तो सबसे अहम बात होती है कि हम अपने पुरातन साहित्य, वैदिक साहित्य से कैसे भारत के सच्चे इतिहास को जानें। हम वही कुछ जानते हैं जो पाश्चात्य इतिहासकारों ने हमें बताया है, लेकिन संस्कृत का अज्ञान एक बहुत बड़ी बाधा है कि भारत के सच्चे इतिहास को समझा जा सके। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्कृत भाषा के जानकार और वेदों के जानकारों से भारत के सच्चे इतिहास को जाना जाए। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के असली इतिहास की सर जब भी बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे वेद, पुराण और उपनिषद। पुराण इतिहास है, वेदों में इतिहास के साक्ष्य मौजूद हैं। इसके बावजूद पाश्चात्य इतिहासकार इनको ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इनका जो इंटरप्रिटेशन अभी तक हुआ था, खास तौर पर यह कहना कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता, ये बड़ा अजीब सा लगता है। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इस पर जानकारी दें कि वेद, पुराण, उपनिषद ये हमारे इतिहास के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण हैं। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक आज के संदर्भ से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है। यदि भारत को जानना है और भारत को समझना है तो हमको सबसे पहले संस्कृत भाषा को जानना होगा, और संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य के साथ ही हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। और भारत का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? ये वैदिक काल से, और वैदिक काल में जो वेदों का जो लेखन है और वेदों का जो एक ज्ञान है वह सब कुछ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और आज के इतिहास के साथ दिक्कत क्या हो जाती है कि आज प्रायः वो लोग इतिहास लिखे हैं, उन लोगों ने इतिहास को ज़्यादा लिखा है जो लोग संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं या जिनकी संस्कृत भाषा के प्रति कोई आस्था नहीं है और जो भारत को जानना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए भारत का जो वास्तविक इतिहास है, भारत की जो वास्तविक संस्कृति है और भारत का जो वास्तविक स्वरूप है वह लोगों के समक्ष नहीं आ पाता है। इसमें पहला कारण यही है कि संस्कृत भाषा को न जानना और संस्कृत भाषा में लिखे गए सारे साहित्य को न जानना और संस्कृत भाषा के प्रति जो आस्थावान लोग थे या जो हमारे जो मानक ग्रंथ है उन ग्रंथों तक इतिहासकारों का न पहुंचना। और उनका न पहुंचने के पीछे एक ही कारण है कि जो आज इतिहास में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और विश्वव्यापी जो लेखक हैं वो आंग्ल भाषा में या अन्य भाषाओं को आधार मान करके इतिहास को लिखा है। उसको ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने बाहरी चश्मे से पढ़ करके इतिहास को लिखा है, भारतीय चश्मे से या भारतीय दृष्टि को पढ़ करके इतिहास नहीं लिखा है। सर, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आधुनिक इतिहास को आधुनिक इतिहासकारों के रेफरेंसेस के आधार पर पढ़ाया जाता है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्योंकि आप भी एकेडमिक्स में हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय अपनी तरीके से संस्कृत की पढ़ाई को आगे बढ़ा रहा है या शोधों को आगे बढ़ाया जा रहा है, आधुनिक शिक्षा पद्धति, आधुनिक इतिहासकार और संस्कृत के जानकार किस तरीके से इतिहास को समझ रहे हैं? क्या इनके बीच में कोई विरोधाभास है या आपको लगता है कि दोनों के बीच में कोई सिमिट्री भी है, कोई सामंजस्य भी है? या अगर विरोध है या कुछ आपको फर्क दिखाई देता है तो वो क्या फर्क है आधुनिक इतिहासकार वर्सेस संस्कृत के, अगर हम विशेषज्ञों की बात करें या संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें? देखिए, सबसे आज के इतिहास का एक बात है कि आज का इतिहास एक बात कहता है कि वो कहता है कि जब तक हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य नहीं होंगे, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ ही हम इतिहास को जोड़ेंगे, और जब तक पुरातात्विक साक्ष्य नहीं होंगे तब तक इतिहास नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पुरातात्विक साक्ष्य जिन चीज़ों के मिलेंगे वही हमारा इतिहास बन सकता है, और जिन चीज़ों के हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो वो कहते हैं हमारा इतिहास नहीं बनेगा। इतिहास की
की जो तिथि निर्धारण करना है या इतिहास के लेखन के लिए जो मुख्य रूप से देखा जाना चाहिए वह मात्र आज के जो पुरातात्विक अभिलेख हैं। ये पुरातात्विक अभिलेख बहुत पुराना इतिहास नहीं है कि पुरातात्विक अभिलेख कब से इकट्ठे होने लगे, कब से शुरू होने लगे और वहाँ से लोग इतिहास की प्रारंभ करते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई या वहाँ से लोग इतिहास को जोड़ते हैं और वहीं से लोगों को लगा कि भाई इसी से इतिहास को जोड़ करके देखने की बात आती है और वही लोग ये कहते हैं कि इतिहास यही है जिसके साक्ष्य हैं। इसी चीज़ को लेकर करके वेदों के संदर्भ में भी लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई वेद इतने पुराने हो सकते हैं। परंतु एक बात को समझना चाहिए कि जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो कि बहुत ही उदात्त संस्कृति है और प्रकृति के समीप रहने वाली संस्कृति है और ऐसी संस्कृति जो कि एक प्रकृति के समीप माने अरण्य में रहने वाली संस्कृति है, जहाँ उसका जो रहन सहन था वो रहन सहन उसके पास काष्ठ थी या तो तृण थे, तो तृण का उपयोग किया, घास का उपयोग किया अपने रहने के लिए और अपने आवास के लिए उन्होंने काष्ठ का उपयोग किया। अब काष्ठ की दृष्टि से जब देखा गया तो काष्ठ कितने पुरातात्विक साक्ष्य बन सकता है। अरण्य की जो संस्कृति थी जहाँ पर उनके जितने भी रहने के आवास थे वो आवास सब लकड़ी से बनते थे और लकड़ी के आधार पर वो आगे चलते थे, तो वो साक्ष्य कहाँ इतना देर मिलेगा। एक बात, जो साक्ष्य जिसको साक्ष्य बनाया जा सकता है उस आधार को अभी तक विज्ञान नहीं लेता है और वो बनाया जा सकता है कि जो हमारी आकाशीय गणना है, जो हमारा एस्ट्रोनॉमी है, जिसको भारतीय ज्योतिष के नाम से जाना जा सकता है और भारतीय नक्षत्र विद्या को भी गणित इतिहास का आधार मान करके इतिहास का लेखन किया जा सकता था, परंतु उस पक्ष में कोई भी आगे आया नहीं और भारतीय काल गणना या भारतीय जो नक्षत्र विज्ञान है, आकाशीय आधार को देख करके यदि हम शास्त्र को लिखेंगे या इतिहास को लिखेंगे तो हम बहुत पीछे जा सकते हैं, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पाषाण का ही आधार हमको बहुत पुराना, और जब हम खनन करेंगे तभी हमारे पास पुरातात्विक आधार मिल पाएंगे, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह रहती है कि जो भी इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद में आधुनिक इतिहास का वैदिक संस्कृति का बाद में आना, यानी कुछ 1200-1500 ईसा पूर्व की बात करें, बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और एक बहुत बड़ी समस्या भी है। आप इसको किस तरीके से समझाना चाहेंगे और खास तौर पर ये जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी है कि इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता पहले आई या फिर वैदिक संस्कृति पहले आई, इस पर आपके टेक क्या है या आप किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को ये बताते हैं? देखिए, इसमें दो पक्ष की बात है। एक पक्ष है कि जो वैदिक संस्कृति है वो बहुत ही निर्भय, एकांत और आध्यात्म प्रेमी और अरण्य संस्कृति थी, जहाँ पर आश्रम जो हैं बहुत घनघोर जंगलों में रहते थे और आश्रमों में रहने वाली जो एक संस्कृति थी और जो वहाँ के व्यवहार था वो प्रकृति के साथ इतने घुले मिले थे और प्रकृति के साथ इतना सामीप्य उन लोगों का होता था, ऋषियों का, ऋषियों के आश्रमों का, और वो बस्ती से या जो राज्य से बहुत दूर हुआ करते थे। और उसका पहला उदाहरण होता है कि आश्रम में आने वाला कोई भी जीव, आश्रम में हिंसक पशु, यहाँ तक कि जो सिंह है, सिंह भी यदि आश्रम में आता था तो भी कोई हिंसा नहीं कर पाता था और आश्रम में आकर के आश्रम का जो मृग होता था उस मृग को भी सिंह नहीं मार पाता था, क्योंकि वो आश्रम का। और इस प्रकार के हमारे पास बहुत से प्रमाण मिलते हैं और इसी आधार पर जो संस्कृति, जिस संस्कृति को उसको हम स्तंभ संस्कृति भी कहते हैं कि जो अरण्य में गए और अपने रहने के लिए, जो अपने आश्रम को बनाने के लिए खंभों के आधार पर लकड़ी के खंभे बना करके संस्कृति रहने लगी और वो एकदम निर्भय संस्कृति थी, किसी से भय नहीं था। और यहाँ तक कि जो जंगल में रहने वाले दुर्दांत पशु होते थे उनसे भी कोई भय नहीं था और उनका आध्यात्म चिंतन और वैचारिक सामीप्य इतना होता था और इतना प्रेम था और इतना सौहार्द होता था कि सारे हिंसक पशु भी उनके अपने पशु हो जाते थे, अपने हो जाते थे। इसीलिए वो लोग जंगलों में या किसी भी अरण्यों में रह
करके बहुत अच्छे विचार करते थे। इसलिए वैदिक संस्कृति में जो पहले वैदिक साहित्य है वो संहिता ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है और आरण्यक ग्रंथ है। तो अरण्यों में रह करके जिन ग्रंथों का लेखन और जिनका चिंतन किया गया है वो ईश्वर के या इस प्रकार के जीव के सबसे नजदीक जा करके हर प्राणी का, हर पशु का उसका महत्व समझ करके सबके साथ प्रेम से रहते थे। अब दूसरी पक्ष आता है कि जहां आपने मोहनजोदड़ो वाली बात कही, मोहनजोदड़ो वाली वो संस्कृति है, वो संस्कृति वैदिक संस्कृति के बाद विकसित हुई। उसका भी कारण एक है कि जो संस्कृति एक नगरों में रहती थी, जो संस्कृति दीवालों में रहने लगी, और जब हम खुले आसमान के नीचे अपना एक हट बना करके रहते हैं और अपने एक आश्रम बना के रहते हैं, तो वो संस्कृति निर्भय थी। जो संस्कृति में कुछ भी ऐसी, जब हम शहरों में बस्तियां बनाने लगे, झुंड में रहने लगे, एक जगह पर रह करके हमारे छोटे दीवाल बनाने लगे और दीवाल के आधार पर हमारे घर बनने लगे। वैदिक संस्कृति स्तंभ के आधार पर घर बनते थे और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वहां पर दीवालों के आधार पर घर बने गए। इसलिए मोहनजोदड़ो की सभ्यता में आप देखेंगे तो वहां पर स्तंभ नहीं मिलते हैं, वहां पर खंबे नहीं मिलते हैं। और उस समय जो वैदिक संस्कृति थी वहां पे जो खंबे मिलते थे वो काष्ठ के होते थे। काष्ठ के होने के साथ साथ उनका कोई पुरातात्विक अभिलेख नहीं मिल सकता है। और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता में जो शहरों में लोग रहते थे वो बहुत से लोग एक जगह पर रहते थे, नगरीय व्यवस्था पनपी और वहां पर रहने के लिए हमने दीवारें बनाई और ईंटों के मकान बनाए और ईंटों के बीच में रह करके जो आज तक सभ्यता आ रही है उसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भाव था कि हमको पशुओं से भय है, हमको अपने अड़ोस पड़ोस कई लोगों से भय है, हमको बरसात का इत्यादि कई चीजों को रह करके इस पक्ष को रखा गया। तो इसलिए वैदिक संस्कृति जो हमारी हड़प्पा संस्कृति है उससे भी बहुत प्राचीन है और बहुत प्राचीन होने के हमारे पास पुरातात्विक अभिलेख अगर आपका नहीं भी है, परंतु आपको जो हमारे पास जो लिखित साक्ष्य हैं, और लिखित साक्ष्य में भी आपको वो भी मिल जाएंगे जो हमारे पास नक्षत्रों के प्रमाण हैं, जो आकाशीय साक्ष्य हैं। आकाशीय साक्ष्य में जो उन्होंने ग्रहों का वर्णन किया है, जो उन्होंने तारों का वर्णन किया है, ग्रह तारों का स्थिति उस समय की जो वर्णन किया है उसके आधार पर आप उनके काल का निर्धारण कर सकते हैं। वह निश्चित आपके हड़प्पा के काल से पीछे जाते हैं।